नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप और आपका परिवार और आपकी तैयारी बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होंगी। तो जितने भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और जितनी भी बातें आज से पहले मैंने आपको हरियाणा जीके में बताई है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप सभी बच्चों के वो समझ में भी आ रही होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के जरिए वो डाउट मेरे से क्लियर करते रहिएगा। मेरे बच्चों, हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक, उसका नाम था हरियाणा का अपवा तंत्र। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। और हरियाणा के अपवा तंत्र को, हरियाणा की सभी नदियों को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए हमने इसे दो भागों में बांटने का काम किया था। एक था उत्तर हरियाणा का अपवा तंत्र। उत्तर हरियाणा का मतलब है कि हरियाणा का जो सिर वाला भाग है, हरियाणा का जो सिर की दिशा वाला भाग है, वहां से जितनी नदियां नीचे की ओर बह के आती हैं, ये सारी की सारी नदियों को हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र डिस्कस करेंगे। कौन सा? दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र डिस्कस करेंगे। तो चलेगा मेरे बच्चों, हेडिंग डालिएगा सारे के सारे, दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र। और दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र में हम कौन कौन सी नदियां पढ़ेंगे? सबसे महत्वपूर्ण साहिबी नदी पढ़ेंगे, उसके बाद इंदौरी नदी पढ़ेंगे, उसके बाद दोहन नदी पढ़ेंगे, कृष्णावती और कसौती पढ़ेंगे। तो दक्षिणी हरियाणा अपवा तंत्र या दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र। और दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र में सबसे पहले जो नदी हम पढ़ेंगे वो होगी सर हमारी साहिबी नदी। तो साहिबी नदी को एक बार मानचित्र के ऊपर बहा के देखते हैं, कौन कौन से हरियाणा के क्षेत्रों से ये बहती है, कहाँ से ये निकलती है, कहाँ पर अंत में ये अपना पानी गिराती है। उसके बाद मेरे बच्चों, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन अपने कवर होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को नोट डाउन करवा के चलूँगा। तो हरियाणा का जो मानचित्र है वो आप लोगों ने देख ही रखा होगा, और आप भी बच्चों अच्छे तरीके से समझने के लिए चीज़ों को दुकान से हरियाणा का मानचित्र जरूर खरीद के रखें। ये अपने हरियाणा का मानचित्र है। इसका जो बॉर्डर है बच्चों, वो थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपके अच्छे से दिख जाए। और उसके बाद हम दक्षिण हरियाणा से जितनी भी नदियाँ बहेंगी इस मानचित्र के ऊपर बहा के चलेंगे। ठीक है, अब दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र हम शुरू कर रहे हैं साहिबी नदी को। अपने दक्षिण हरियाणा में आप लोगों को यहाँ पर बच्चों जो पर्वत नजर आएंगे, ये आपको जो पर्वत नजर आएंगे इनको बोलते हैं अरावली श्रेणी। कौन सी श्रेणी सर? इनको बोलते हैं अरावली श्रेणी। और आप सभी जानते हैं कि अरावली श्रेणी का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। तो दक्षिण हरियाणा का जो क्षेत्र जिस पड़ोसी के साथ लगता है वो हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है? राजस्थान है। सबसे लंबी सीमा भी अपने हरियाणा की किसके साथ लगती है बच्चों? इसी राजस्थान के साथ लगती है। तो राजस्थान का ये अरावली वाला क्षेत्र, ये अरावली श्रेणी, और इसी अरावली श्रेणी में राजस्थान का एक जिला जिसका नाम है सिक्कर जिला। कौन सा जिला? सिक्कर जिला। तो आप मान के चलिएगा कि ये जो जिला है बच्चों यहाँ राजस्थान का, वो कौन सा जिला है? सिक्कर जिला है। और राजस्थान के सिक्कर जिले के साथ सीमा कौन बनाता है सर? हरियाणा का सिर्फ एकमात्र जिला है जिसका नाम है महेंद्रगढ़। क्या है? महेंद्रगढ़। मेरे बच्चों, इस सिक्कर जिले का एक गांव है अजीतगढ़। यहाँ पर सिक्कर जिले का एक गांव है जिसका नाम क्या है? अजीतगढ़।
और अजीतगढ़ गांव से थोड़ा सा आगे एक और गांव है, इस गांव का नाम है मनोहरपुर। कौन सा गांव? मनोहरपुर गांव। और सीकर जिले के इस अजीतगढ़ गांव से ठीक आगे 2 किलोमीटर दूर एक मंदिर है मेरे बच्चों यहाँ पर, जिसका नाम है दारा जी का मंदिर। जिसका नाम है दारा जी का मंदिर। और इसी दारा जी के मंदिर से निकलती है एक जलधारा, निकलती हुई ये जलधारा ऊपर की ओर बहती है बच्चों। इसी जलधारा का नाम है साहिबी। इसी जलधारा का नाम क्या है? साहिबी नदी है। और बच्चों ये धारा जी के मंदिर के नज़दीक से जो निकलती है साहिबी, वर्षा के समय, जो अजीतगढ़ गांव के नज़दीक ये मंदिर है 2 किलोमीटर दूर, और ये मंदिर है मनोहरपुर और अजीतगढ़ गांव के बीच में। बच्चों यहाँ से पहाड़ियों से निकलने वाली ये जलधारा सबसे पहले हरियाणा में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने से पहले जो राजस्थान का लास्ट क्षेत्र है जहाँ पर ये बहती है, इस क्षेत्र का नाम है कोट कासिम। कौन सा कासिम? कोट कासिम। कोट कासिम हरियाणा का नहीं है बच्चों, कोट कासिम राजस्थान का है। और राजस्थान के कौन से ज़िले में आता है? अलवर ज़िले के अंदर आता है। और अलवर ज़िले के कोट कासिम से बच्चों ये हरियाणा में प्रवेश करती है सबसे पहले यहाँ पर। और ये जो हमारा इलाका है इसका नाम है रेवाड़ी। क्या है? रेवाड़ी। रेवाड़ी में बहने के बाद ये दोबारा से आ जाती है राजस्थान में, और राजस्थान में दोबारा से बहने के बाद वापस अपने हरियाणा में प्रवेश करती है ये। और वापस जहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है, इस जगह का नाम है दारूएड़ा। क्या है? दारूएड़ा। तो ये वाली जो जगह है बच्चों, इसका नाम है रेवाड़ी। कोट कासिम होते हुए ये हरियाणा में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगी? रेवाड़ी में। रेवाड़ी के बाद ये वापस राजस्थान में चली जाएगी। राजस्थान के बाद दोबारा से ये अपने हरियाणा में प्रवेश करेगी, और दोबारा से अपने हरियाणा का ये इलाका कौन सा होगा सर? दारूएड़ा। दारूएड़ा में बहने के बाद ये आगे बहेगी, तो यहाँ पर एक गांव आता है मेरे बच्चों जिसका नाम है तित्तरपुर। तित्तरपुर के आगे फिर एक गांव आएगा बच्चों जिसका नाम है मसाणी। मसाणी से आगे फिर यहाँ पर आएगा पटौदी। क्या आएगा? पटौदी। पटौदी के बाद ये झज्जर में आएगी। झज्जर के अंदर आते ही बच्चों ये अनेक जलधाराओं में विभाजित हो जाती थी। आज नहीं, पहले की बात बता रहा हूँ। अनेक जलधाराओं में ये विभाजित हो जाती थी, और ये जो बटी हुई जलधाराएं हैं ये दोबारा से एक होके बहना स्टार्ट कर देती थी बच्चों झज्जर के एक और अन्य गांव से। जहां से ये बटी हुई जलधाराएं एक होके बही, इस गांव का नाम है सोंदी। कौन सा गांव है ये? सोंदी गांव है बच्चों। जहां पर ये अनेक जलधाराओं में बटी, इस गांव का नाम है कुताणी। कौन सा गांव? कुताणी। थोड़े से अटपटे गांव हैं हरियाणा के अंदर, ऐसे ऐसे गांव हैं। कुताणी है, कुत्ताबड़ है, दुर्जनपुर है, किन्नर है, चमारखेड़ा है ना। ऐसे जो गांव हैं इन गांव के नाम भी बदले गए हैं। तो ये कुताणी गांव झज्जर जिले का गांव है, और इसी कुताणी गांव के अंदर साहिबी अनेक जलधाराओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती थी। कुताणी से पहले ये जो गांव है मेरे बच्चों, इसका नाम है आपका मसाणी। और मसाणी से पहले ये जो गांव है आपका, इसका नाम है तित्तरपुर। तित्तरपुर। और ये मेरे बच्चों जो इलाका है इसका नाम है पटौदी। क्या है? पटौदी। और इस सोंदी गांव से ये आ जाती है फिर दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में, और नजफगढ़ इलाके में आके यहाँ पर अपना पानी गिरा देती है। जहाँ पर ये पानी गिराती है बच्चों, इसे बोला जाता है डासा बांध। कौन सा बांध? डासा बांध। और साथ के साथ नजफगढ़ के लोग इसे नजफगढ़ झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नजफगढ़ झील। तो साहिबी नदी अपना पानी अंत में कहाँ गिराती है? डासा बांध में गिराती है। डासा बांध ऑप्शन में नहीं होगा तो ये अपना पानी कहाँ गिरा देगी? नजफगढ़ झील में गिरा देगी। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों साहिबी का क्या रहता है? सफर रहता है। और अपने दक्षिण हरियाणा के अंदर, इस दक्षिण हरियाणा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो नदी बहती है वो साहिबी ही है। कौन सी है? साहिबी ही है। ठीक है, तो आप इसको मानचित्र पे बहाइएगा, और मानचित्र पे बहाने के बाद जब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद अपने आप सारी की सारी बातें क्लियर होती चलेंगी। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि साहिबी जो है ये दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य नदी है। पहला जो पॉइंट है आप कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा, ये दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण
यह दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य नदी है बच्चों। कैसी नदी है? मुख्य नदी है। ठीक है, हम बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है, या हम बात करें इसका वैदिक काल के अंदर क्या नाम होता था? बच्चों वैदिक काल के अंदर इसे दृष्टदती के नाम से पुकारा जाता था। दृष्टदती नदी के नाम से पुकारा जाता था। वैदिक का मतलब होता है जिस काल के दौरान लोगों का जीवन वेदों के ऊपर आधारित था, उसी काल को हम क्या बोलेंगे? वैदिक काल बोलेंगे। और वैदिक काल के अंदर मेरे बच्चों इसे किस नदी के नाम से जाना जाता था? सर दृष्टदती नदी के नाम से जाना जाता था। इसका जो उद्गम है वो कहां से होता है? उद्गम। अब मेरे बच्चों उद्गम जब पूछा जाएगा, या तो आपसे पहाड़ी पूछी जाएंगी, तो पहाड़ी कौन सी होंगी, या श्रेणी कौन सी होगी? अरावली श्रेणी। या आपसे राजस्थान राज्य का नाम पूछा जाएगा, तो राज्य कौन सा होगा? सर राजस्थान होगा। या आपसे जिला पूछा जाएगा, तो राजस्थान का वो कौन सा जिला होगा? सर सीकर जिला होगा। या मेरे बच्चों सीकर जिले का वो गांव पूछा जाएगा, तो वो गांव कौन सा होगा? अजीतगढ़ गांव होगा। और या आपसे बच्चों जहां से ये निकलती है वही स्थान पूछा जाएगा, और वही स्थान होगा धारा जी का मंदिर। यहां से बच्चों निकलती है कौन? साहिबी। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है हरियाणा में प्रवेश। यहां से निकलने के बाद ये हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है बच्चों कोट कासिम अलवर के नजदीक रेवाड़ी जिले में। अलवर के नजदीक रेवाड़ी में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, जब ये साहिबी दोबारा से राजस्थान में जाते हुए वापस अपने हरियाणा के दारूहेड़ा में बहती है, और दारूहेड़ा के आगे बच्चों हम बात करें तो ये जो तित्रपुर मसाणी, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, बस इसको थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट है आपका दारूहेड़ा के बाद, ये वाला पॉइंट, ये आपका तित्रपुर है, और ये आपका जो है मेरे बच्चों मसाणी है, और ऊपर क्या है? पटौदी है। हाँ, तो दारूहेड़ा के बाद ये कहाँ आती है? तित्रपुर गांव में आती है। तित्रपुर गांव के बाद ये कहाँ आती है? मसाणी में आती है। और तित्रपुर मसाणी दोनों के दोनों गांव रेवाड़ी जिले के गांव है, और इन्हीं दोनों गांव में सबसे पहले हमें साहिबी जो है वो एक अच्छे तरीके से बहती हुई नजर आती है। साहिबी अपना स्पष्ट मार्ग कहाँ से प्राप्त करती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बोलना है कि हरियाणा के अंदर साहिबी जो अपना सीधा मार्ग, स्पष्ट मार्ग प्राप्त करती है, वो इन्हीं दो गांवों के बीच प्राप्त करती है, जिसका नाम है तित्रपुर मसाणी। तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, तो लिखेंगे साहिबी नदी अपना स्पष्ट मार्ग, साहिबी नदी अपना स्पष्ट मार्ग कहां से प्राप्त करती है बच्चों? तित्रपुर मसाणी गांव, रेवाड़ी। चित्रपुर मसाणी गांव रेवाड़ी से क्या करती है? प्राप्त करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा। प्राप्त करती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि साहिबी जो नदी है ये अनेक जलधाराओं में कहां पर विभाजित होती थी?
साहिबी नदी अनेक जलधाराओं में विभाजित तो मेरे बच्चों साहिबी नदी अनेक जलधाराओं में जो विभाजित होती थी वो होती थी कहाँ पर? कुताणी गांव झज्जर के अंदर। कुताणी गांव झज्जर के अंदर, ठीक है। तो कुताणी गांव झज्जर के अंदर बच्चों साहिबी पहले अनेक जलधाराओं में विभाजित हो जाया करती थी। और ये जो अनेक जलधाराएं हैं ये वापिस एक नदी के रूप में बहना स्टार्ट कर देती थी। कहां से? वापिस एक नदी जो बन जाती थी इन अनेक जलधाराओं की, वो कहां पर सर? ये सोंदी गांव के अंदर। तो सोंदी गांव भी कौन से जिले का गांव है? सोंदी गांव भी झज्जर जिले का ही गांव है, ठीक है। इसके बाद साहिबी जो नदी है बच्चों, अंत में अपना पानी नजफगढ़ झील में गिराती है। अंत में जो अपना पानी है नजफगढ़ झील या डासा बांध। नजफगढ़ झील या डासा बांध में गिराती है, ठीक है। तो साहिबी जो है बच्चों ये अंत में अपना पानी यहाँ पे गिरा देती है। और जब इस नजफगढ़ झील के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से पानी आगे छोड़ दिया जाता है और ऊपर से आने वाली यमुना जो है वो इस नदी का पानी लेके आगे बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने लिखवाया था कि साहिबी जो है वो किसकी सहायक है? यमुना नदी की भी सहायक है। किसकी सहायक है? यमुना नदी की भी सहायक है। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक दो बातें और साहिबी की करते हुए फिर साहिबी की हम सहायक नदियों को पढ़ेंगे। प्रमोद सुथार, नमस्ते सर। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो लाइव सेशन देख रहे हैं, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। और जब भी कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा तुम पेशेंस बनाया करो बच्चों, ठीक है। मेरे को सुनने में मिलता है कि बच्चे बड़े गुस्सा होके गए हैं, है ना। बच्चों गुस्सा नहीं निकालना होता। आपको जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कंटेंट आपको हरियाणा की किसी भी किताब में नज़र नहीं आएगा। तो बच्चों यदि मेरे को गुस्सा आने लगा तो फिर मैं, सीधी सी बात है कि मैं भी तो इंसान ही हूँ, है ना। तो तुम यदि मेरे ऊपर गुस्सा निकालोगे तो मेरा गुस्सा यदि आपके ऊपर निकला तो मैं तुम्हारा कर तो कुछ नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम मेरे से बहुत दूर बैठे हो। लेकिन मैं फिर यहाँ चीज़ें स्किप करता चलूंगा, है ना। और ये जो चीज़ें स्किप करके चलूंगा फिर ये पेपर में बड़ी खलनायक साबित होंगी आप लोगों के लिए। तो कई बार चीज़ें हो जाती हैं, आपको दुखी कोई नहीं करना चाहता, है ना, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो मैं आपको ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ और हर टॉपिक को बड़ी डीपली तरीके से हम पढ़ेंगे, बड़े शानदार ढंग से पढ़ेंगे कि आप जो क्लास में टाइम दे रहे हो, जो आप ऑनलाइन तरीके से मेरे से पढ़ रहे हो, इतना कीमती समय आप अपना दे रहे हो, तो पेपर के अंदर आप लोगों को मज़ा आएगा। पेपर में आप लोगों को मज़ा आएगा गोले भरते हुए। और जितने अच्छे तरीके से तुम गोले भरोगे उतनी ही जल्दी आप लोगों के घर नौकरी आएगी ना। तो गुस्सा वगैरह मत हुआ करो तुम, है ना। टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को दुखी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी क्या करूं, मेरी मजबूरी हो जाती है, कई बार मेरे हाथ में नहीं होता। चलेगा, बाकी अच्छे बच्चे हो तुम। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा फिर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है साहिबी का?
मेरे बच्चों साहिबी नदी को हम साहिबी ही क्यों बोलते हैं, यानी कि इसका जो नामकरण हुआ वो किस कारण हुआ। नामकरण का मतलब है कि इसका जो नाम है वो किस कारण से पड़ा है। तो इसका जो नामकरण है मेरे बच्चों साहिबी का, वो आपको ध्यान रखना है कि इसकी सहायक नदियों की संख्या 100 बताई जाती है। इसकी सहायक नदियों की संख्या इसकी सहायक नदियों की संख्या 100 से अधिक बताए जाने के कारण इसका नाम क्या है बच्चों, साहिबी है। बताए जाने के कारण नाम क्या है, साहिबी है। ठीक है। हम बात करें बच्चों रेवाड़ी और गुड़गांव इलाके की, तो रेवाड़ी और गुड़गांव के अंदर साहिबी नदी को नाला नंबर 8 कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे साहिबी नदी का दूसरा नाम या साहिबी नदी का अन्य नाम तो साबी नदी है और एक नाला नंबर 8 है। इसको ड्रेन नंबर 8 के नाम से भी पुकारा जाता है, नाला नंबर 8 के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ठीक है। साहिबी की सर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, जो इसके अंदर पानी गिराती है और पानी गिरा के इसको आगे बढ़ने का सहारा लगाती है। बच्चों उन सहायक नदियों में आपको ध्यान रखना है, एक तो हम पढ़ेंगे इंदौरी नदी, इंदौरी नदी। सेकंड जो नदी होगी वो होगी कृष्णावती या कसौती। और तीसरी जो नदी होगी वो होगी मेरे बच्चों दोहन नदी। कौन सी नदी, दोहन नदी। तो इसकी सबसे पहली सहायक पढ़ते हैं इंदौरी। इंदौरी नदी छोटी सी नदी है। एक दो बच्चे का मन कर रहा होगा कि हम साहिबी की लंबाई भी पूछ रहे हैं ना। यदि आपसे कोई साहिबी नदी की लंबाई पूछ ले तो आपको साहिबी की लंबाई भी यहां पर लिख लेनी है। हरियाणा में साहिबी की लंबाई और मेरे बच्चों हरियाणा में साहिबी की जो लंबाई है वो है 120 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 120 किलोमीटर। ठीक है। अब आ जाओ इंदौरी नदी पे। तो सबसे पहले तो इंदौरी नदी का उद्गम आपको पता होना चाहिए, और उद्गम आपसे पूछ रहे तो आप बोलेंगे इंदौर दुर्ग के समीप से। इंदौर का एक किला है जिसे इंदौर दुर्ग बोलते हैं, जो मेवाती पहाड़ियों में स्थित है। बच्चों कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, मेवाती पहाड़ियों में।
और मेवाती पहाड़ियों में स्थित इंदौर के दुर्ग के नज़दीक से वर्षा के समय निकलने वाली जो जलधारा है इसे बोलते हैं इंदौरी नदी। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद ये दो जलधाराओं में विभाजित होती है। कितनी जलधाराओं में सर? दो जलधाराओं में ये विभाजित होती है। ठीक है मेरे बच्चों, ये जो दो जलधाराएं हैं इनमें से ध्यान रखेंगे, एक जलधारा कोट कासिम के नजदीक साहिबी में मिलती है, और कोट कासिम मैंने कहाँ बताया? राजस्थान में। एक जलधारा कोट कासिम अलवर के नजदीक साहिबी में विलय हो जाती है। ठीक है, और इसकी जो दूसरी जलधारा है मेरे बच्चों, पटौदी गुरुग्राम के अंदर। पटौदी जो है ये करीना कपूर की ससुराल है, सैफ अली खान का गांव है। गुरुग्राम का आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, गुरुग्राम की तहसील है पटौदी। गुरुग्राम में साहिबी से क्या हो जाता है? इसका विलय हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दो जलधाराएं हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पॉइंट बनेगा वो दूसरी जलधारा से बनेगा कि हरियाणा के अंदर ये अपना पानी कहाँ गिराती है। तो आप बोलेंगे पटौदी गुरुग्राम के अंदर गिराती है, पटौदी गुरुग्राम के अंदर गिराती है। ठीक है, इंदौरी जो है ना मेरे बच्चों, ये साहिबी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। साहिबी की सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये सहायक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस इंदौरी में इतनी सी बातें ध्यान रखनी है, बाकी इंदौरी में कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कृष्णावती। इसकी जो दूसरी सहायक है कृष्णावती, इसे कसौती भी बोलते हैं। तो ये बच्चों बरसाती नाले हैं कृष्णावती और कसौती, तो ये विलुप्त भी हो चुकी है, तो इनको बहा के तो नहीं दिखाया जा सकता, बिल्कुल छोटे छोटे बरसाती नाले हैं। बस यहाँ से जो दो दो क्वेश्चन बनते हैं वो कवर कर लेने हैं। कृष्णावती या कसौती का यदि आपसे उद्गम पूछे तो आपको बोलना है अरावली पहाड़ियों से, राज्य राजस्थान, और राजस्थान का जिला राजसमंद, राजसमंद जिला, यहां से निकल के आती है बच्चों कृष्णावती या कसौती। ठीक है, एक इसका उद्गम नीम का थाना क्षेत्र से भी बताया जाता है। तो बच्चों जो भी ऑप्शन में हो वो आप आंसर दे देंगे। नीम का थाना ये सीकर जिले के अंदर है, नीम का थाना क्षेत्र, नीम का थाना क्षेत्र सीकर जिले से मेरे बच्चों कुछ लोगों के द्वारा इसका उद्गम बताया जाता है, और इसका उद्गम इस राजसमंद जिले से भी बताया जाता है। ठीक है, कृष्णावती या जो कसौती है ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में आके विलुप्त हो जाती थी। महेंद्रगढ़ जिले में क्या हो जाती थी? ये विलुप्त हो जाती थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इस नदी के जल के द्वारा हरियाणा के कई क्षेत्रों को सींचा जाता था। पहले की बात है, आज तो ये सूख चुकी है। इस नदी के जल के द्वारा वो कौन से क्षेत्र थे जहां पर सिंचाई की जाती थी? तो इस नदी के जल के द्वारा ध्यान रखेंगे नीमराणा, उन क्षेत्रों के नाम है ये, नीमराणा, सुरेट्टी,
छूछकवास, रेवाड़ी झज्जर। आदि क्षेत्रों में मेरे बच्चों क्या की जाती थी? सिंचाई की जाती थी। आदि क्षेत्रों में मेरे बच्चों क्या की जाती थी? सिंचाई की जाती थी। ठीक है, तो बस कृष्णावती या कसौती के अंदर आपको ये चार बातें ध्यान रखने हैं। दो इसके उद्गम ध्यान रखने हैं, और एक ये कहाँ पे विलुप्त हो जाती थी? महेंद्रगढ़ जिले में विलुप्त हो जाती थी। और कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर ये सिंचाई करने का काम किया करती थी बच्चों, ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। जल्दी से नोट डाउन इसको कर लीजिएगा बच्चों, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक नदी और पढ़ते हैं, उसके बाद अपना नदियों का ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर नदियों के ऊपर बने हुए डैम मतलब बांधों के बारे में हम बात करेंगे। फिर मेरे बच्चों हम बात करेंगे झीलों के बारे में, और बांधों से फिर हम नहरें निकालेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये अपना टॉपिक कंप्लीट होगा, और फिर एक नए टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी में तीन चार टॉपिक थोड़े से लेंथी टॉपिक हैं, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक दिन में अपने वो टॉपिक क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। चलेगा बच्चों, नोट कर चुके होंगे ना? आगे बढ़ेंगे फिर, और लास्ट नदी डिस्कस करेंगे। लास्ट जो नदी है हमारी, चलेगा, एक और सहायक नदी मैं आपको बता देता हूँ। साहिबी की एक और सहायक नदी यहाँ पे नोट कर लेना। ये अपने हरियाणा में तो पानी नहीं गिराती है, राजस्थान में ही पानी गिरा देती है। उसका नाम है सोता। सोता नदी भी याद रख लेना। एक और याद रख लेना, नाला है एक छोटा सा, बरकानिया नाला। ये भी कोट कासिम के नज़दीक पानी गिराता है, राजस्थान में ही, साहिबी के अंदर। बरकानिया नाला भी किसका सहायक है बच्चों? साहिबी का सहायक है। तो ये दो और नोट कर लेना बच्चों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो सहायक में सोता नदी पूछ लेता है। ठीक है, अब आ जाइएगा आप तीसरी जो सहायक है इसकी, दोहन नदी।
बच्चों दोहन नदी का जो उद्गम है, इसके भी दो उद्गम बताए जाते हैं। एक तो इसका उद्गम बताया जाता है कि ये राजस्थान के सीकर जिले के नीम के थाना क्षेत्र से निकल के आती है। कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य में कौन सा जिला? सीकर जिला। और सीकर जिले के अंदर बच्चों कौन सा क्षेत्र? नीम का थाना क्षेत्र। नीम का थाना क्षेत्र, ठीक है। दूसरा जो इसका उद्गम बताया जाता है वो बताया जाता है कि भृगु ऋषि यहाँ पर पहाड़ियों पर बैठकर तप किया करते थे अपने परिवार के साथ, और भृगु ऋषि की जो पत्नी थी बच्चों, उसका नाम था पोलिमा। और बताया जाता है कि भृगु ऋषि की जो पत्नी है ये पोलिमा एक बार इतनी रोई थी कि इनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं से एक नदी की जलधारा निकल आई थी। उसी नदी को बोलते हैं दोहन नदी। तो कुछ लोग जो मानते हैं, जो ग्रंथों के अंदर, पुराणों के अंदर लिखा गया है, वो ये लिखा गया है दोहन नदी को लेकर कि भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा एक बार इतनी रोई थी कि उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं से बच्चों एक जलधारा निकली थी, उसी को दोहन बोलते हैं। तो पोलिमा के नेत्रों से इसका उद्गम बताया जाता है। तो जितनी भी क्लास में लड़कियां बैठी हैं, क्या ऐसा हो सकता है लड़कियों कि कोई लड़की रोए, कोई महिला रोए और उसके रोने से बच्चों एक नदी ही निकल आए? क्या ऐसी बातों के ऊपर यकीन किया जा सकता है? किया भी जा सकता है, क्योंकि ये जब लड़कियां रोती हैं तो चुप होने का नाम भी नहीं लेती हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन नदी तो नहीं बहाती हैं, छोटा मोटा नाला तो ये बहा ही देती हैं। तो ये दोनों के दोनों ध्यान रखने हैं। ये दोहन नदी जो है बच्चों, ये कौन से जिले में विलुप्त हो जाती है? महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले में विलुप्त। और हरियाणा में इसकी जो लंबाई होती थी वो आपको ध्यान रखना है 50 किलोमीटर। हरियाणा में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। हरियाणा में लंबाई है इसकी मेरे बच्चों कितने किलोमीटर सर? 50 किलोमीटर। ठीक है, तो अपना नदियां हुई कंप्लीट। नदियां सारा का सारा पार्ट मैंने कवर करवा दिया है। उत्तर हरियाणा उपतंत्र कवर कर लिया, दक्षिण हरियाणा उपतंत्र कवर कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम डैम पढ़ेंगे, बांध पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को डैम पढ़ाने वाला हूं। हेडिंग डालिएगा बांध यानी कि डैम। मेरे बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि डैम यानी बांध क्या होता है, तो आप लोगों को तुम लोगों को बताना आना चाहिए कि बांध का मतलब क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि बांध का मतलब बांधना होता है। बांधेंगे किसको? पानी को। पानी को स्टोर करके जिस स्थान पे रख लिया जाता है, वही स्टोर किया गया पानी का जो क्षेत्र होगा, एरिया होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? डैम बोलेंगे। तो डैम होता क्या है? डैम एक अवरोध होता है, एक ऐसा अवरोध होता है जो बहते हुए पानी को रोकता है। अवरोध का मतलब रुकावट। ऐसा अवरोध जो बहते हुए पानी को रोकता है। बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं? डैम बोलते हैं। ठीक है, डैम क्यों बनाए जाते हैं? बनाए जाने के पीछे इनका उद्देश्य क्या होता है? बनाए जाने के उद्देश्य, तो डैम को बनाए जाने के पीछे अलग अलग पर्पज होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य तो ये होता है
कि हमें भविष्य के अंदर पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। यानी कि आदमी को जीना है तो 12 के 12 महीने जीना है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ 12 के 12 महीने एक जैसा मौसम नहीं रहता है। जब एक जैसा मौसम नहीं होगा तो हमें हर सिचुएशन में जीना पड़ेगा। जब बच्चों पानी की कमी होगी तो उस पानी की कमी को दूर करने के लिए हमें पहले ही उस पानी को क्या करके रखना पड़ेगा, संग्रहण करके रखना पड़ेगा, उसको इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं तो इस पानी को हम इकट्ठा करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, डैम बोलेंगे। तो बच्चों भविष्य में आने वाली पानी की किल्लत को दूर करने के लिए भी क्या बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे ना। तो पानी की समस्या से छुटकारा, पानी की समस्या से छुटकारा हेतु डैम बनाए जाते हैं। फिर बच्चों जो पानी स्टोर कर लिया जाएगा तो वहां पर हम मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, मछली वगैरह भी पाल सकते हैं। तो डैम बनाए जाने के पीछे एक पर्पज होता है मत्स्य पालन का भी। मत्स्य पालन हेतु जो पानी हमने स्टोर कर लिया है बच्चों, उससे हम बिजली भी बना सकते हैं। विद्युत निर्माण हेतु, जल विद्युत निर्माण हेतु, जल से जो बिजली पैदा हम करेंगे, विद्युत निर्माण हेतु भी डैम बनाए जाते हैं। और बच्चों जब हमें पानी को स्टोर कर लिया है तो हमें यदि खेतों को सींचना होगा तो डैम से हम नहरें निकाल देंगे। तो डैम से पानी आएगा नहर में, नहर से पानी आएगा खेतों में, और खेत जो है बच्चों वो खुशी खुशी से हमें अनाज उत्पादित करके दे देंगे। तो जो एक पर्पज होता है वो क्या होता है डैम बनाए जाने के पीछे, वो होता है सिंचाई, इरिगेशन, सिंचाई के उद्देश्य से। कई उद्देश्य होते हैं बच्चों। एक उद्देश्य आपका नदियों को बाढ़ से बचाने का भी उद्देश्य होता है, नदियों को बाढ़ से बचाना। ठीक है, तो कई उद्देश्य होते हैं। अब अपने हरियाणा के अंदर कौन कौन से डैम हैं, उन डैमों के बारे में हम बात करेंगे। तो हरियाणा के अंदर जो बांध होंगे बच्चों वो कौन कौन से होंगे। चलेगा, एक साइड तो लिखिएगा बच्चों आप बांध, बांध का नाम पढ़ेंगे एक साइड तो। फिर हम बात करेंगे वो कौन सी नदी पे है। फिर हम बात करेंगे वो कौन से जिले में है, जिला या शहर। और फिर उसके बारे में कुछ और बातें भी डिस्कस हम कर लेंगे। एक साइड बांध पेज के ऊपर, फिर बीच में लिखिएगा नदी, और एक साइड लिखिएगा जिला या शहर। और सबसे पहला जो डैम हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ताजेवाड़ा बांध। बांध का नाम है ताजेवाड़ा। नदी कौन सी होगी मेरे बच्चों, यमुना नदी होगी सर। और जिला कौन सा होगा, यमुनानगर होगा, यमुनानगर होगा। ठीक है, ये जो ताजेवाड़ा गांव है, इस ताजेवाड़ा गांव को बच्चों हम द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा बोलते हैं। द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा, हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग कहा जाता है बच्चों किसे, ताजेवाड़ा गांव को। ताजेवाड़ा गांव को कहा जाता है द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा। ये जो ताजेवाला बांध है, इस बांध का निर्माण कार्य आपसे पूछा जाए कि कब किया गया था इस बांध का निर्माण, तो इस बांध का निर्माण किया गया था मेरे बच्चों 1873, 1873 के अंदर इस बांध का निर्माण किया गया था। सेकंड जो डैम है वो आपको ध्यान रखना है, वो है हथनी कुंड बैराज।
हथनी कुंड जो बैराज है मेरे बच्चों, ये भी कौन सी नदी पे है सर? यमुना नदी पर। और बात करें बच्चों ये कहाँ है, ये भी यमुना नगर के अंदर ही है। हथनी कुंड जो बैराज है ये ताजेवाला बांध का रिप्लेसमेंट है। ताजेवाला बांध जो 1873 में बना था ये काफी पुराना हो चुका था, इसके अंदर हम ज्यादा पानी नहीं स्टोर कर सकते थे क्योंकि इसके टूटने का खतरा बना रहता था। तो हरियाणा सरकार ने चिंता जाहिर की थी, 1970 के आसपास की बात है, और 1970 में इस बांध को हथनी जो ताजेवाला बांध है इस बांध को बदलने की योजना शुरू कर दी गई थी। लेकिन बच्चों जो भी चीज बॉर्डर पे होती है वो दोनों राज्यों की सहमति से ही क्या है बनाई जाती है, दोनों राज्यों की सहमति से ही उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो जो हमारा ये ताजेवाला बांध, इस ताजेवाला के नजदीक हिमाचल प्रदेश राज्य है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 1970 में हमें परमिशन नहीं दी कि इस बांध को आप रिप्लेस कर सकते हो। फिर बच्चों बात है 1994 के आसपास की। 1994 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस ताजेवाला बांध को रिप्लेस करने की क्या दे दी, परमिशन दे दी। और हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता हो जाता है कि जो ताजेवाला बांध है ये काफी पुराना हो चुका है, अब इसका हमें कोई ना कोई अन्य विकल्प ढूंढना पड़ेगा, इसकी जगह हमें एक नया बैराज बनाना पड़ेगा। और इस ताजेवाला बांध को बच्चों हमने रिप्लेस किया और इसी का रिप्लेसमेंट क्या है, हथनी कुंड बैराज है। तो ये जो हथनी कुंड बैराज है इसका निर्माण कार्य आपसे पूछ लिया जाए तो इसका निर्माण जो शुरू हुआ था वो 1996 में शुरू हुआ था। उस समझौते के बाद निर्माण जो शुरू हुआ था वो 1996 में शुरू हुआ था। और इसका जो निर्माण बच्चों पूरा हुआ वो हुआ सर 1999 के अंदर। ये जो हथनी कुंड बैराज है आपका, इसे मछुआरों का संरक्षण स्थान कहा जाता है। मछुआरों का संरक्षण स्थान कहा जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। एक है बांध, एक है बैराज। बांध और बैराज में अंतर क्या होता है? अंतर कोई खास नहीं होता, दोनों जगह पानी ही स्टोर किया जाता है। लेकिन बांध और बैराज में डिफरेंस जो होगा वो इस बात को लेके होता है कि बांध के अंदर गेट ज्यादा नहीं होते हैं, बैराज में गेट बहुत ज्यादा होते हैं। बहते हुए पानी को नीचे की तरफ गेट डाल के रोक लिया जाए वो क्षेत्र बैराज कहलाता है। देखिएगा जब हम बैराज के अंदर पानी ज्यादा ठोकते जाएंगे, ज्यादा ठोकते जाएंगे, तो बैराज जो है ना वो जब टूटने को होगा तो हम बैराज को टूटने नहीं देंगे। क्यों नहीं टूटने देंगे? क्योंकि बैराज के गेट बहुत ज्यादा है, हम गेट उठा देंगे और बैराज से पानी वापस कहाँ छोड़ देंगे, नदी में छोड़ देंगे। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां से नदी और वो जो क्षेत्र है वो पानी का आदान प्रदान करता रहेगा, ऐसे क्षेत्र को बैराज बोलते हैं। बस पहचान रखना कि बैराज में गेट ज्यादा होते हैं, डैम के गेट ज्यादा नहीं होते। यदि डैम के अंदर आप ज्यादा पानी ठोकोगे तो डैम के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। बैराज के अंदर आप कितना भी पानी ठोक देना, बैराज को हम टूटने नहीं देंगे। जब भी बैराज टूटने को होगा हम बच्चों गेट उठा के वापस पानी कहां छोड़ देंगे, नदी में छोड़ देंगे, है ना। तो बैराज के गेट ज्यादा होते हैं तो सीधी सी बात है कि बैराज महंगा बनता होगा, बैराज के ऊपर खर्चा ज्यादा लगता होगा ना, क्योंकि जिस कमरे के अंदर ज्यादा खिड़कियां होंगी, ज्यादा गेट होंगे, उसके ऊपर लागत ज्यादा आएगी, है ना। और बच्चों जिसके खिड़कियां एक दो होगी उसके ऊपर लागत कम आएगी, सीधी सी बात है। तो इसके ऊपर लागत ज्यादा आती है, इसलिए ये बैराज ज्यादा नहीं बनाए जाते, डैम ज्यादा बने हुए आप देखेंगे। चाहे भारत की बात करें चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें चाहे हम हरियाणा की बात करें। चलेगा बच्चों। हथनी कुंड बैराज के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे, तो सेम यहीं पे लिख लीजिएगा, बांध, नदी, जिला और शहर।
बच्चों तीसरा जो डैम है वो आपको ध्यान रखना है लाल टोपी बांध। लाल टोपी बांध, नदी कौन सी होगी? यमुना नदी होगी। अब ज्यादातर जो बांध है हरियाणा के अंदर वो कौन सी नदी पे आपको मिलेंगे? यमुना नदी पे ही, क्योंकि एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? यमुना नदी। जब पानी ही नहीं होगा तो बांध का करेंगे भी क्या? तो पानी यमुना में ज्यादा है तो डैम किसके ऊपर नजर आएंगे? तुम्हें यमुना पे नजर आएंगे। लाल टोपी बांध के बाद नेक्स्ट है मेरे बच्चों पथराला बैराज। पथराला बैराज, या हम इसे बोल देते हैं चैक बांध। चैक बांध, नदी कौन सी होगी सर? सोम नदी। नदी कौन सी होगी मेरे बच्चों? सोम नदी। और जिला कौन सा होगा सर? यमुनानगर होगा। सर यमुनानगर होगा, ठीक है। पथराला जो बैराज है इसका निर्माण आपको ध्यान रखना है 1875-76 ईस्वी के अंदर, ठीक है। 75-76 में। चैक बांध कौन सा होता है सर? मिट्टी से बनाया गया काम चलाऊ बांध चैक बांध कहलाता है। चैक बांध का नाम नहीं बल्कि बांध का टाइप है। पथराला बैराज किस प्रकार का बैराज है? एक चैक टाइप का बैराज है। तो मिट्टी से बनाया गया काम चलाऊ बांध। ठीक है, तो मिट्टी से बनाया गया काम चलाऊ बांध मेरे बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिट्टी से बनाया गया काम चलाऊ बांध, ठीक है। पथराला बैराज के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है खिलान वाला खोल। ये मेरे बच्चों बनाया जाएगा सिंचाई के उद्देश्य से। खिलान वाला जो खोल है ये यमुना नदी पर ही बनाया जाएगा, और ये बनाया जाएगा सर कहाँ? यमुनानगर के अंदर। उद्देश्य जो होगा मेरे बच्चों वो होगी इरिगेशन। सिंचाई के उद्देश्य से ये बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है खिलान वाला खोल के बाद आपको ध्यान रखना है ओट्टू बांध। ओट्टू जो बांध है मेरे बच्चों ये गग्गर हकरा नदी पे होगा। और जिला कौन सा होगा बच्चों? सिरसा। ये जो ओट्टू बांध है इसका दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम है विराज बांध। साथ ही साथ मेरे बच्चों पहले इसे दनूर झील के नाम से पुकारा जाता था। किसके नाम से? दनूर झील के नाम से इसे पुकारा जाता था। ओट्टू बांध का निर्माण कब किया गया था सर? यह अंग्रेजों के समय ही बनाया गया था, और इसका निर्माण किया गया था मेरे बच्चों 1896 ईस्वी के अंदर। ये जो ओट्टू बांध मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस ओट्टू बांध के नजदीक ही अभी क्या बनाया गया है? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पर्यटन स्थल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस बांध पर चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पर्यटन स्थल स्थित है, तो आपको बोलना है ओट्टू बांध पर। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पर्यटन स्थल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एक और डैम आपको ध्यान रख लेना है, यहीं पे एक नंबर डाल रहा हूं। इसका नाम है मसाणी बांध। मसाणी गांव से जो साहिबी नदी ने स्पष्ट मार्ग प्राप्त किया था, इसी मसाणी गांव के अंदर बना दिया गया एक डैम मसाणी बांध। नदी कौन सी होगी मेरे बच्चों? साहिबी।
और जिला कौन सा होगा? ये मसानी जो गांव है सर, ये रेवाड़ी जिले का गांव है। जिला कौन सा होगा सर? रेवाड़ी जिला होगा। बात करें निर्माण की, तो निर्माण जो है बच्चों ये शुरू हुआ था 1979 के अंदर और ये बन के तैयार हुआ 1989 के अंदर। ठीक है, तो 1979 के अंदर ये शुरू किया गया था, 89 के अंदर मेरे बच्चों ये बन के तैयार हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये अपने कितने डैम पढ़ चुके हैं? 7 डैम हम पढ़ चुके हैं। चलेगा, उसके बाद एक दो डैम और पढ़ते हैं। एक डैम है बच्चों अनंगपुर बांध, 8वां जो डैम है ये काफी पुराना डैम है। अनंगपुर, अनंगपुर गांव का नाम है बच्चों, और पहले इस गांव में वर्षा के पानी को एकत्रित किया जाता था, लेकिन आज इस डैम के अंदर यमुना नदी का पानी स्टोर किया जाता है। और ये अनंगपुर जो गांव है ये फरीदाबाद जिले का गांव है। तो जिला कौन सा होगा? फरीदाबाद। ठीक है, बात करें इस अनंगपुर की, तो इस अनंगपुर बांध का जो निर्माण है अनंगपाल तोमर के द्वारा करवाया गया था। अनंगपाल तोमर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट मेरे बच्चों ये जो डैम है ये हरियाणा में एकमात्र ग्रेविटी डैम है। कैसा डैम है सर? ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्व। और ग्रेविटी और जो गुरुत्व बांध होते हैं ये आपके हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित होते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित हरियाणा का कौन सा डैम है? तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित बांध है बच्चों ये। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित बांध है। सर ग्रेविटी डैम कौन सा डैम होता है? बच्चों अभी मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। देखिएगा, यदि ये डैम का आधार है तो डैम के इस साइड हम पानी को स्टोर करते हैं, बिल्कुल स्टोर करते हैं। जब पानी को आप गहराई में बच्चों स्टोर कर लेते हैं तो जितनी गहराई में पानी हमारा बढ़ता चला जाएगा ये गहराई में जाते हुए प्रेशर बड़ी तेज गति से लगाएगा, क्योंकि गहराई में जब हम जाते हैं तो पानी क्या लगाता है? पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो बच्चों ये जो पानी है ये फोर्स लगाएगा किसके ऊपर? इस दीवार के ऊपर। लेकिन इस दीवार का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इस दीवार को एक स्लोप के आधार पर हम नीचे उतार देंगे। ठीक है, नीचे उतार देंगे तो ये जो डैम है बच्चों आपको बाहर से कैसा दिखाई दे जाएगा? ये एक त्रिभुज के जैसा दिखाई दे जाएगा। अब देखिएगा, नीचे पानी गहराई में ज्यादा है तो यहाँ पर बल ज्यादा लगेगा दीवार के, लेकिन इस दीवार का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जहां पर बल ज्यादा लगेगा वहां पर हम दीवार की मोटाई क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे। ऊपर की ओर आएंगे, बल कम होगा तो दीवार की मोटाई कम हो जाएगी, और बिल्कुल ऊपर जाके बच्चों जब बल लगना ही बंद हो जाएगा तो ये दोनों की दोनों एक्सिस यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिल जाएगी। तो बाहर से त्रिभुजाकार आकृति का दिखाई देने वाला बांध हमेशा क्या होगा? ग्रेविटी होगा, गुरुत्व बांध उसे बोलेंगे। जैसे बाखड़ा आपका कैसा डैम है? एक गुरुत्व बांध है।
तो ये अब हमारे 8 डैम आपको याद रखने हैं, लेकिन भविष्य के अंदर जो हरियाणा और बाकी पड़ोसियों के साथ मिलकर हम डैम बनाने जा रहे हैं, हरियाणा सरकार बाकी पड़ोसियों के साथ मिलकर जो डैम बनाने जा रही है, वो भी आपको 2-3 जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। तो भविष्य में बनाए जाने वाले बांध, तो भविष्य के अंदर बनाए जाने वाले बांध, ठीक है, हरियाणा के बाहर बनाए जाएंगे पड़ोसी राज्यों में, लेकिन हरियाणा सरकार पैसा लगाएगी तो बच्चों उस बांध के पानी का उपयोग हम भी करेंगे, ठीक है। तो भविष्य में बनाए जाने वाले बांधों में हम बात करेंगे सबसे पहले घग्गर नदी पर, घग्गर हकरा नदी पर, और कौन से क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र में। शिवालिक क्षेत्र में घग्गर हकरा नदी के ऊपर कौन कौन से डैम बनाए जाएंगे मेरे बच्चों, ये आपको याद रख लेना है। एक डैम होगा हमारा छामला, कौन सा बांध, छामला बांध। इसको मेरे बच्चों चमाला भी बोल देते हैं किताब वाले, ये चमाला नहीं बल्कि छामला है, तुम चमाला भी लिख लेना। एक है बच्चों दंगराना, दंगराना बांध, किताब वाले इसे डांगराना बोलते हैं, डांगराना नहीं ये दंगराना है, तो आप दोनों ध्यान रखें। और एक है मेरे बच्चों दीवान वाला बांध, दीवान वाला बांध, ठीक है। और कुछ डैम आपके बनाए जाएंगे यमुना और यमुना की सहायक नदियों पर, तो यमुना व यमुना की सहायक नदियों पर। कौन से डैम बनाए जाएंगे बच्चों, तो हम बात करें तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ से यमुना वाले डैम की। तो और ट्रिक होगी, आपको एक वर्ड याद रखना है, लकीर, यमुना की लकीर। लकीर में मेरे बच्चों लय से बनेगा लखवार, लखवार बांध, ठीक है। और ये जो लखवार बांध है ना, ये कौन सी नदी के ऊपर बनेगा, ये आपका यमुना के ऊपर ही बनेगा। नदी कौन सी होगी, यमुना नदी होगी। बच्चों कैसे बनेगा, किसाऊ, किसाऊ जो बांध है मेरे बच्चों, ये बनेगा टोंस नदी पर, जो यमुना की सहायक है, टोंस नदी। और रै से बनेगा रेणुका, रेणुका बांध, ये आपका सिरमौर के अंदर बनेगा, हिमाचल प्रदेश में। और नदी कौन सी होगी बच्चों, नदी होगी सर यमुना की सहायक गिरि नदी। कौन सी नदी, गिरि नदी, ठीक है। और ये जो रेणुका बांध है, इस बांध को लेकर 6 राज्यों के बीच MOU भी हो चुका है बच्चों, 6 राज्यों के बीच एग्रीमेंट हो चुका है, समझौता हो चुका है, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपसे पूछ सकता है ये कौन से 6 राज्य हैं जिनके बीच ये MOU हुआ है, तो मेरे बच्चों पहला राज्य जो है, पहला जो राज्य है वो हमारा हरियाणा ही होगा। हरियाणा के बाद जहां ये बनेगा वो होगा हिमाचल प्रदेश होगा। बच्चों हिमाचल प्रदेश के बाद अपने हरियाणा का एक पड़ोसी उत्तराखंड भी होगा। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश भी होगा। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली भी होगा। और दिल्ली के बाद राजस्थान भी होगा। तो इन 6 राज्यों के बीच समझौता हो चुका है रेणुका बांध को लेकर। तो ये 6 के 6 राज्य भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। और अपना ये टॉपिक होता है मेरे बच्चों आज कंप्लीट। और कल की क्लास में
जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक तो झील और साथ के साथ इन बांधों से निकाली जाने वाली हरियाणा की कुछ प्रसिद्ध नहरें जो हरियाणा के अलग अलग भागों में सिंचाई करने का क्या करती है, काम करती है। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। बेहतरीन कंटेंट की तलाश में हमेशा आप लोगों को लगे रहना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर मेरे बच्चों आपके जो काम आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही काम आएगा। थैंक यू।